गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम सब लोग ज़्यादा करके कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उसका पर्पज़ क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करना चाहता हूँ। ये वर्चुअल स्टेट क्या है, वर्चुअल स्टेट क्रिएशन में क्या फ़ायदा है। रियल इस्टेट और वर्चुअल, रियल इस्टेट में हमें फील होता है कि ये ही स्टेट है, लेकिन वर्चुअल स्टेट में एहसास नहीं होता, लेकिन प्रिपेयर होता है, बन जाता है, हमारा स्टेट बन जाता है लेकिन दिखता नहीं, वो पेपर वर्क पे रहता है। रियल इस्टेट हमें दिखता है। रियल इस्टेट कौन से होते हैं हम देखना चाहें थे। What is the wealth creation in India? People want to create wealth in the form of real estate, gold, equity, debt, instruments. Most of the assets are meant as an investment. In India, behind the investment is the sale of the assets in the retirement year of in case of death it automatically gets transferred to the family. हम जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, जो भी हम लोग ने कमाया वो स्टेट हमारा एज ए इंश्योरेंस करके हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनको मिलता है। पर्पज़ ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? लोगों को खुद को रहने के लिए बड़ा घर चाहिए, उसके लिए वो नेसेसिटी करके लेते हैं। दूसरा घर सेल करके हमारा रेंटल इनकम या आगे का फ्यूचर के लिए या नया घर करने के लिए दूसरा घर लेते हैं। और तीसरा घर फॉर अ रेंट, हमारे फैमिली को रेंट मिलना चाहिए, फैमिली को रेंटल इनकम सालों साल पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए थर्ड घर लेते हैं। और फ्यूचर नीड्स के लिए वो घर होता है। फ्यूचर नीड्स कौन सा होते हैं? हमारे 6 टाइप्स के नीड्स है। जब भी हमारे ये नीड्स आते हैं हम घर बेचते हैं, और हमारा जो नीड्स है, समझो कि डॉटर का मैरिज है, बच्चों का एजुकेशन है, हमें बड़ा घर लेना है, या रेंटल पे चढ़ाना है, या रिटायरमेंट फंड की ज़रूरी है, या मेडिकल इमरजेंसी है, या हम बिज़नेस चला रहे हैं तो बिज़नेस लॉस है, तो बिज़नेस रीडेवलप करने के लिए हम जो भी सेकंड प्रॉपर्टी लिया है उसको बेच के लिक्विडेट करके हम हमारे जो भी नीड्स है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत 90% लोग सेकंड होम लेते हैं। लेकिन जब भी लिक्विडेशन करते हैं, लिक्विडेशन चैलेंज क्या क्या आते हैं हम देखते हैं। हम भले लेते समय हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आते, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, पेपर वर्क कम नहीं रहता तो भी हमें लोन मिलता है। लेकिन जब हम लिक्विडेशन करने को जाते हैं, सेकंड होम अगर सेलिंग करने को जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती है। राइट प्राइस हमें मिलने का चांसेस कम रहता है। इमोशनल अटैचमेंट, घर वाले मेंबर बहुत सारे उनके इमोशनल जुड़े होते हैं, बहुत अच्छा घर है, हमें अच्छा बरकत मिली है, ऐसा करके हम लोग टालते हैं। फैमिली मेंबर्स का अप्रूवल नहीं होता, टाइमिंग में नॉट करेक्ट, जब हम घर बेचते हैं तभी टाइमिंग करेक्ट नहीं होता है। कांट गेट एनी बायर एट द नीड ऑफ आवर्स, मतलब जब हम एक्चुअल नीड होती है तभी हमें बायर नहीं मिलता। डिमांड एंड सप्लाई चैलेंज, मतलब हम जो घर लिया है वो पुराना सोसाइटी होता है, 10 12 20 साल का पुराना होता है, अच्छा सोसाइटी प्रिपेयर रहता था, गार्डन है, जॉगिंग पार्क है, स्विमिंग पूल है, और हमारा घर एकदम जूना सोसाइटी में रहता था। मतलब तो लोग हमेशा अच्छा सोसाइटी में जाना पसंद करते हैं। हमारा जो घर है वो ओल्ड सोसाइटी में रहता है, तो डिमांड ज़्यादा वो अच्छा सोसाइटी में जाता है, तो हमारा घर के लिए दिक्कतें आ सकती है। लिटिगेशन इशू, हमारा घर समझो को रोड वाइंडिंग में आ गया, या लिटिगेशन कौन सा हो सकता है कि पेपर वर्क पूरा कंप्लीट नहीं होता, कभी कभी सीसीओसी नहीं मिलती, तो हमें ऊपर सेल करने के लिए दिक्कत आ सकती है। अगर ये सब ओवरकम करके हमने बेच भी दिया तो टैक्सेशन का इशू आता है। समझो कि हमने 50 लाख का घर लिया है और 2 करोड़ हमें मिल रहा है, भले 50 का 2 करोड़ 4 गुना होता है,
आज की तारीख में इतना मिलना मुश्किल है। 2006 के पहले, 2008 के पहले जो लोग ने 5 लाख का घर लिया वो 50 लाख हो गया। डिमांड एंड सप्लाई के इशू, ग्रोइंग उतना था, मार्केट में ब्लैक मनी था, रियल रिक्वायरमेंट कम था, डिमांड सप्लाई कम था, डिमांड ज़्यादा था। इसके लिए उस टाइम प्राइजेस भी कम था। इसकी वजह से ज़्यादा ग्रो मिला। जैसे आगे जाके हमें इतना ग्रो नहीं मिलने वाला। 10 टाइम्स आज की तारीख में 1 करोड़ का घर 10 करोड़ में 10 टाइम नहीं होने वाला। टैक्सेशन इश्यूज बहुत आने वाले हैं, क्योंकि पहला टैक्स नहीं लग रहा था। लोग टैक्स बचाने के चक्कर में स्विस बैंक में जा रहे थे। उधर 1% से भी कम रिटर्न था, तो भी उधर 30% 35% बचाने के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसा था, राजकारणी लोग उसमें जा रहे थे। आज की तारीख में वो होना मुश्किल हो गया है। आज की तारीख में हमने जो भी रियल एस्टेट में जो प्रॉफिट कमाया है, 50 लाख का 2 करोड़ कमाया, 1.5 करोड़ के ऊपर हमें इंडेक्सेशन टैक्स भरना ही भरना है। अगर वो बचाना चाहते हैं तो हमें वापस री इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट या गवर्नमेंट बॉन्ड में करना पड़ेगा। तो हमें जो भी नीड्स है, वो जो पर्पज़ के लिए हमने सेकंड प्रॉपर्टी परचेस किया है वो फुलफ़िल नहीं होगी। यानी कि बच्चों का मैरिज के लिए हमने लिया, तो बच्चों का मैरिज के लिए पूरा पैसा यूज़ नहीं कर पाते, या बच्चों के एजुकेशन के लिए पूरा पैसा यूज़ नहीं कर पाते, या बिजनेस संभालने के लिए पूरा मनी, यानी कि हमें जो भी पैसा मिलेगा उसका रिटर्न्स कम होगा। ये वजह से आज की तारीख में लोग सेकंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहते। ये चैलेंज हमें ओवरकम करने के लिए हम अगर रियल एस्टेट के बजाय अगर वर्चुअल एस्टेट बाय करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलता है देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन से टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का इन्वेस्टमेंट है, सेव एंड क्रिएट एंड क्रिएट एंड सेव। सेव एंड क्रिएट में क्या आता है? रिकरिंग डिपॉजिट आता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आता है। और क्रिएट एंड सेव में क्या आता है? रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस। RD SIP सेव एंड क्रिएट में आता है, रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस क्रिएट एंड सेव आता है। इनका मेन उद्देश्य क्या है? सेव एंड क्रिएट मतलब जब हम तक सेव करते रहते हैं तब हमारा कॉर्पस क्रिएट होता है। जब हमारा इन्वेस्टमेंट RD या SIP बंद होता है तो हमारा क्रिएशन बंद होता है। लेकिन क्रिएट एंड सेव में क्या फ़र्क है? क्रिएशन पहला होता है, बाद में सेविंग होता है। रियल एस्टेट में क्या होता है? घर हम परचेस करते हैं और वो बैंक को लोन पे चढ़ाते हैं, तो EMI में हमारा घर आता है, क्रिएट हो गया, हमारा घर क्रिएट हो गया। वैसा इंश्योरेंस हमारा क्रिएट हो गया। 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका किस्त हम महीने या क्वार्टरली भर सकते हैं, EMI में भर सकते हैं। लेकिन सेविंग बाद में होता है, क्रिएशन पहले होता है। तो जो क्रिएट होगा, पहले क्रिएट होगा बाद में सेव होगा, वो फ़ायदेमंद रहेगा। आगे जाके हमें वो चीज़ ज़्यादा रिटर्न देगी। वर्चुअल एस्टेट एंड रियल एस्टेट में डिफरेंस देखिए। दोनों में EMI 10-10 हज़ार का है। दोनों का प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल का है। वर्चुअल एस्टेट में हमें परचेस प्राइस 20 लाख का मिल रहा है, रियल एस्टेट में हमें परचेस प्राइस 13 लाख का मिल रहा है। मैच रिटर्न वर्चुअल एस्टेट में 2 गुना गारंटेड मिलता है, रियल एस्टेट में 3 टाइम्स मिले या 4 टाइम्स मिले, डिपेंड्स है। अगर 3 टाइम्स भी मिला, 33 36 to 39 लैक्स आ सकता है। और इधर 20 लाख का डबल भी देखा जाए तो 40 लाख गारंटेड मिलता है। इधर टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 39 के ऊपर टैक्स हमें भरना पड़ेगा। यही फ़र्क है रियल एस्टेट और वर्चुअल एस्टेट। एस्टेट प्लानिंग थ्रू रियल एस्टेट, वी क्रिएट एस्टेट बाय पेइंग बैंक लोन EMI एंड एस्टेट गेट ट्रांसफर टू योर फैमिली इन योर एब्सेंस। अगर कुछ होता है तो रियल एस्टेट ट्रांसफ़र होती है वर्चुअल एस्टेट, लेकिन रियल एस्टेट ट्रांसफ़र होने में दिक्कत आती है। In our presence, after bank loan gets over, entire or partial estate can be sold to get good maturity. हमें पूरा लोन चुकाने के बजाय प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती। एस्टेट प्लानिंग में
अगर वर्चुअल स्टेट की थ्रू करते हैं थ्रू इंश्योरेंस, वी क्रिएट स्टेट सम एश्योर्ड इन इंश्योरेंस बाय पेइंग स्मॉल प्रीमियम। स्टेट गेट ट्रांसफर टू योर फैमिली इन योर एब्सेंस। कुछ भी दिक्कतें नहीं आएगी, जो नॉमिनी रहेगा उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी। इन आवर प्रेजेंस गुड स्टेट वैल्यू इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, जो भी अमाउंट फिक्स है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। कौन से एडवांटेज है? 13 एडवांटेज है जो वर्चुअल स्टेट लेते हैं। तो वर्चुअल स्टेट इज वी गेट हायर परचेस प्राइस दैन रियल एस्टेट। For 10,000 EMI, we will get purchase price 20 lakh. But same 10,000 EMI, we get 13 lakhs purchase price in real estate. Either 20 lakhs है, either 13 lakhs है. Second advantage, on sale of property after 20 years, 13 lakh may get 3 times 36 lakhs to 39 lakhs. But in our virtual estate, 20 lakhs may get 40 lakhs, guaranteed 40 lakhs without tax. We get guaranteed sale price in a virtual estate. Third advantage, our tax deduction at the time of returns of virtual estate. In real estate, tax deducted at the time of sale. इधर टैक्स नहीं भरना पड़ता है वर्चुअल स्टेट और रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स गारंटेड भरना पड़ेगा, अदरवाइज री इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट और बॉन्ड में होता है, तभी टैक्स बचता है और हम वो पर्पज सॉल्व नहीं कर पाते जिसके लिए हमने घर लिया है। फोर्थ एडवांटेज, देयर इज़ नो नीड टू फाइंड बायर एट द टाइम ऑफ सेल। अगर वर्चुअल स्टेट का मैच्योरिटी देखा जाए तो बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, direct credit to the bank account and maturity. But in real estate we need to find buyer, otherwise we can't get the value. For advantage, fifth, property price can get reduced any time in virtual property if there is a problem in payment of EMI. समझो हमें ये EMI पेमेंट करते समय कोई दिक्कत आती है, इकोनॉमिकली क्राइसिस हो रहा है, तो वर्चुअल स्टेट हमारा रिड्यूस कर सकते हैं, रियल इस्टेट में वैसा हो नहीं पाता। 6 एडवांटेज, प्री सैंक्शन लोन अवेलेबल आफ्टर 2 years इन वर्चुअल स्टेट, नो इनकम डॉक्यूमेंट नीड टू शो, बट रियल इस्टेट गेटिंग ए लॉन्ग अगेन is a little difficult and subject to lot of documentation. अगर रियल इस्टेट के ऊपर हमें लोन लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आता है। इधर वर्चुअल स्टेट में डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्री सैंक्शन लोन मालूम होता है आफ्टर 2 years, सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। 7 एडवांटेज, इन सम वर्चुअल प्रॉपर्टी प्लान देयर इज EMI डिस्काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जीवन लाभ एज अ वर्चुअल स्टेट लेते हैं तो 21 साल में जो मैच्योरिटी मिलता है, लेकिन उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ 15 साल का होता है, यानी 6 साल का EMI का डिस्काउंट हमें वर्चुअल स्टेट में मिलता है। Advantage is on death, virtual property is automatically transferred to nominee and the nomination being beneficial in nature, there cannot be dispute. Multiple nominee is allowed. In real estate, there can be dispute after death. Advantage 9, EMI will be fixed for the entire term for virtual estate. हमारा EMI 16 साल हो या 20 साल फिक्स रहेगा, लेकिन रियल इस्टेट में EMI डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, जैसा जैसा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा EMI चेंज होगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा EMI बढ़ेगा। जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट इन वर्चुअल स्टेट, इन रियल इस्टेट मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ता है, हाई इट विल इंक्रीज ईयर बाय ईयर। 11th advantage, no stamp duty, registration and brokerage charges in virtual estate. हमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना पड़ता, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं भरना पड़ता, ब्रोकरेज देने का ज़रूरत नहीं।
यही वर्चुअल स्टेट में कम से कम 5 लाख रुपया तुम्हारा प्रॉपर्टी का 5% बचता है। इन रियल इस्टेट हमें ये सब देना पड़ता है, 5% to 15% देना पड़ता है। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया है तो 8 लाख से 15 लाख हमें इनिशियली बचता है। 12वां एडवांटेज, नो लिटिगेशन प्रॉब्लम इन वर्चुअल स्टेट। इन रियल इस्टेट कैन डिफरेंट टाइप ऑफ लिटिगेशन इश्यूज। रोड वाइंडिंग है, प्रॉपर पेपर कंप्लीशन नहीं हुआ, सीसी नहीं मिला, उसी देने में प्रॉब्लम आ रहा है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। एडवांटेज इन वर्चुअल स्टेट, real estate, the property can be acquired for the development of the town like road winding project, railway project and industrial project. Virtual estate, no acquisition can happen. 14th advantage, in real estate, the property can be damaged due to floods, earthquake, tsunami and other natural calamities. हमारा प्रॉपर्टी डिमोलिश हो सकता है नेचुरल क्लाइमेटिक की तरफ से, अर्थक्वेक से, सुनामी से या अदर नेचुरल फ्लड से। बट वर्चुअल स्टेट भले हमारा डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, पानी में गिर जाए, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे रहता है, हम लिक्विडेट कर सकते हैं। 15 advantage in real estate, in case of under construction property the builder may delay the project, कैपिटल प्रोटेक्शन गारंटी नहीं रहता है। वर्चुअल स्टेट में कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी 100% है, गवर्नमेंट की गारंटी 100% है। DICGC जैसा नहीं, हमारा एक्ट 37 LIC एक्ट रहता है और 1010D की तरफ से हमारा मिलने वाला पैसा टैक्स पे भी आता है और ATC के अंडर हमारा जो भी पैसा है टैक्स बचता है इन्वेस्टमेंट के। मतलब हमें 4 क्लॉज से कवर्ड है, सिक्योर्ड है। डिसएडवांटेज इन वर्चुअल स्टेट, वन नीड टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म टू गेट ए गुड स्टेट। वर्चुअल स्टेट का डिसएडवांटेज सिर्फ हमें कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता है। प्रॉपर्टी विल नॉट गिव एनी रेंटल वैल्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टेड पीरियड, हमारा रेंटल इनकम नहीं मिलता। एडिशनल टैक्स एग्जाम्पशन ऑन इंटरेस्ट इन रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में क्या होता है, जो टैक्स इंटरेस्ट पे बचता है 2 लाख मैक्सिमम, उसमें अगर 20% से है तो 20,000 बचेगा, 40,000 बचेगा, और 30% में आता है तो 60,000 बचेगा। एग्जाम्पल है, समझो कि हमने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया है तो 1 करोड़ के लिए EMI हमें 20 साल के लिए, 21 साल के लिए, अगर 35 साल का आदमी है तो 48,679 देना है। 21 साल में जो भी पैसा जमा होता है उसका मैच्योरिटी वैल्यू 2,06,60,000 आता है और इसके बाद भी 1 करोड़ हमारे नॉमिनी को जाता है। मतलब हमारा 1 करोड़ का 3 करोड़ गारंटेड मिलता है। ये हो गया जीवनानंद। और जीवन लाभ करके जो प्लान है, हमें 35 साल के उम्र के लिए 15 साल सिर्फ 46,894 भरना है, यानी 9 साल के लिए डिस्काउंट मिलता है। 9 साल 21 साल भरने के बजाय हमें 15 साल ही पैसा भरना है, वो भी 48 के बजाय 46। तो गारंटेड हमें 21वें साल में 2 करोड़ 2 लाख मिलता है। फ़र्क क्या है उसमें, इधर 15 साल में इन्वेस्ट होता है, 15 साल में हमें 46,000 भरना पड़ता है और इधर 21 साल में हमें 48,679 भरना पड़ता है। 2,00,000 हर महीना ज़्यादा है और 9 साल ज़्यादा भरना पड़ता है। 9 साल ज़्यादा भरने की वजह से 1 करोड़ एक्स्ट्रा जो मिलता है, 2 करोड़ मिलने के बाद 1 करोड़ नॉमिनी को जाता है, वो ज़्यादा मिलता है। इधर हमें 15 साल भरते हैं, 2 करोड़ मिलता है, लेकिन आगे का 1 करोड़
इसमें नहीं मिलता। जीवन लाभ में जो बाद में अब हमारे बाद जो 1 करोड़ मिलता है आनंद में, वो लाभ में नहीं मिलता। उमंग एक वर्चुअल स्टेट ऐसा है जो कि समझो कि हमने 1 करोड़ का उमंग लिया है, उसमें हम 47,000 हर महीना ईएमआई भर रहे हैं सिर्फ 20 साल के लिए। 47 ईएमआई के रियल इस्टेट का कंपैरिजन किया जाए तो 60 लाख का लोन मिलता है हमें। 60 लाख का प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में मिलता है। 60 लाख के बजाय 1 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेस प्राइस उमंग में मिलता है। 20 साल में रियल इस्टेट में हमें 10,000 रेंटल इनकम आ जाएगा। सालाना 1,20,000 रेंटल इनकम आएगा। 20 साल का रेंटल इनकम होगा 24 लाख। ये 24 लाख अगर जोड़ दिया जाए, हमें प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन 3 गुना मिला। 60 लाख का 1,80,00,000 मिला, प्लस 24 लाख हमारा रेंटल इनकम, तो करीबन 2,04,00,000 हमें गारंटेड मिलता है। समझो कि हमने वो 2,04,00,000 हमारा रिटायरमेंट के टाइम में हमारे हाथ में आ गया। रियल इस्टेट बेच के हमने 2 करोड़ लिया, एज अ पेंशन इनकम चाहिए करके हमने वो कन्वर्ट किया, या हम वो 60 लाख का घर रेंट पे डालते हैं तो हमें कितना मिलेगा। 60 लाख का घर 1 BHK 20 साल के बाद हमें आज की तारीख में 10,000 मिल रहा है। वो एप्रिसिएशन हर साल अगर 5% 10% भी बढ़ दिया जाए तो 10% अगर बढ़ाते हैं तो 20 साल के बाद दुगना होगा या 3 गुना होगा। 10,000 का 30,000 होगा। लेकिन उमंग में 2 करोड़ का प्रॉपर्टी गारंटेड 66,000 पर मंथ रेंटल इनकम आएगा। इधर 10,000 के बजाय 30,000 भी मिले तो वो कम है। और जो कॉर्पस है 2 करोड़ 2.2 करोड़ एवरी ईयर 5% से बढ़ेगा। यानी कि हमें अगर जीवन उमंग एज अ वर्चुअल स्टेट लेते हैं, रियल इस्टेट 1 करोड़ के बजाय 60 लाख का भी 47,000 EMI में लेते हैं तो उसका जो अप्रिसिएशन मिलेगा वो जीवन उमंग में जो रिटर्न मिलने वाला है वो रियल इस्टेट से कम होगा। ये गारंटेड है। इसके लिए हम लोग ये कंपैरिजन बता रहे हैं। हमें गारंटेड जीवन उमंग में रियल इस्टेट से ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास 1 करोड़ है और हम रियल इस्टेट लेना चाहते हैं, 1 करोड़ का रियल इस्टेट हमने लिया तो उसका रेंटल इनकम 10,000 के बजाय 15,000 हो सकता है, या 17,000 या 20,000 हो सकता है। 20,000 में हमें उसमें उसका मेंटेनेंस भी जाएगा, कलर, एजेंट का खर्चा और बाकी। अगर ये सब निकाल के हमारे हाथ में 15,000 भी नहीं बचता, टैक्स निकाल के, रेंटल निकाल के, सब कुछ खर्चा निकाल के हमारे हाथ में 15,000 नहीं बचता। लेकिन हम अगर अक्षय में कन्वर्ट करते हैं, 1 करोड़ का रेंटल इनकम 45,000 गारंटेड आएगा। मतलब हमें 30,000 ज़्यादा मिल रहा है। हम वही 30,000 अगले 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सालाना हमारा 3,60,000 बचता है। तो 20 साल का कम से कम 72 लाख हमारा जमा होता है। हमें 5% से भी अगर रिटर्न दे दे, SIP में डालो या इंश्योरेंस में डालो, इंश्योरेंस में डालेगा तो 72 लाख का 1.5 करोड़ गारंटेड मिलेगा। यानी आपने 1 करोड़ का घर लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ या 3 करोड़ होगा। लेकिन अगर लिक्विडेट करते हैं 1 करोड़ का घर, हमें लिक्विडेट करेंगे तो 3 करोड़ आ जाएगा। लेकिन इधर लिक्विडेशन आपके हाथ में 1.5 करोड़ आके 1 करोड़ आपका फिक्स रहेगा और उसका रेंटल इनकम 45,000 रहेगा। लेकिन उस टाइम
1 करोड़ का 3 करोड़ लेंगे, 3 करोड़ में 2%, 3 दूनी 7, 6 लाख आ जाएगा। लेकिन इधर 45,000 पर मंथ यानी सालाना कम से कम 12 चौगड़े 12 पंचे 60, 6 लाख आता है। और ये फिक्स रहता है सालों साल। हमें 1.5 करोड़ यूज़ करके हमारा 1 करोड़ गारंटेड फिक्स रहता है। हाथ में 45,000 भी आता है और 1.5 करोड़ भी हमें यूज़ करने को मिलता है। तो ये रियल इस्टेट से अक्षय वर्चुअल इस्टेट बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू, धन्यवाद।